बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अपने डिस्कशन का हम बाकायदा आगाज करते हैं। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट किया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हमारी रहती है बच्चों। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आज हमारे डिस्कशन के अंदर चैप्टर नंबर 18 है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। उससे पहले एक क्वेश्चन है जनाब अल्लाह कि आईआरआर की बेसिस पर डिसीजन कैसे लेते हैं बच्चों। आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे एनपीवी 0 होती है। आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसपे एनपीवी 0 होती है बच्चों। ठीक है, तो डिसीजन जब कैसे करना है बच्चों, आपको सामने अगर दो तरीके से मैं बात कर रहा हूं बच्चों। आपका आईआरआर, सपोज दैट आपका आईआरआर निकला है 12%। ठीक है बच्चों, आपका आईआरआर कितना निकला है? 12% बच्चों। डन, सही है जी। अब आपको अगर आपको बैंक से लोन मिलता है, बैंक लोन मिलता है सपोज दैट 10% पे, आपको जो फाइनेंसिंग करवानी पड़ रही है 10% पे बच्चों, तो खुद सोचें, तो आपके पास 2% का मार्जिन है ना, क्योंकि 10% पे तो एनपीवी पॉजिटिव होगी ना बच्चों। जी अबू बकर, समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसके लिए लफ्ज बोला जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड वो होता है जो देना आपने किसी ना किसी को बच्चों। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है और आईआरआर 12% है, तो हम प्रोजेक्ट कर लेंगे। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा 15% है, ठीक है बच्चों, तो 15% पे तो और नेगेटिव चला जाएगा ना मामला। ठीक है, तो प्रोजेक्ट शुड बी रिफ्यूज्ड। ओके बच्चों, समझ गए? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 12% है, उससे कम है तो प्रोजेक्ट कर लें। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका उससे आईआरआर से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट शुड बी रिफ्यूज्ड। क्योंकि भाई 15% देंगे, 12% पे एनपीवी 0 हो रही है, मैक्सिमम तो 12% आ रहा है ना। समझ गए अबू बकर? ओके कर दें, ओके कर दें, फिर मैं अपने डिस्कशन को बच्चों में बढ़ाता हूँ आगे। दैट्स इट जी। तो ये आपको तरीकाकार बता दिया बच्चों डिसीजन मेकिंग करने का। बाकी बच्चों को भी समझ आ गई बच्चों? ओके ओके जी, चल ले जी अब अपना लास्ट चैप्टर इशू स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोशिश कीजिएगा कि एक खास हद तक समझ आ जाए, वरना इसके अंदर कुछ बोरिंग चीजें हैं। ठीक है, बोरिंग चीजें भी इसके अंदर मौजूद हैं बच्चों। मैंने आपको समझाना है कि सस्टेनेबिलिटी कहते किसे हैं बच्चों। मैंने आपको इनिशियल जब इंट्रो दिया था 17, 16, 17, 18 का, तो उस वक्त भी समझाया था बच्चों सस्टेनेबिलिटी क्या है। कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकती है कैसे? क्या ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती बच्चों? ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मीन क्या ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो मैंने आपको कहा था कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो अपनी तीन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक इकोनॉमिक, एक सोशल और एक इन्वायरमेंटल। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी कॉल्ड एज सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर एक इंग्लिश का वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्या है कि ये चीज हो चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, क्या ये चीज मतलब सस्टेन कर पाएगी जनाब ना। और जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म में बच्चों। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक है फाइनेंशियल मैटर्स के साथ, फाइनेंशियल्स के साथ बच्चों। मींस शेयर होल्डर्स को रीजनेबल रिटर्न मिलना चाहिए, सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट मिलनी चाहिए, कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे चीज मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस पहुंचने चाहिए बच्चों। दैट इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि भाई साहब जहां से खाते हैं, कमाते हैं बच्चों, ठीक है, वहां पर आप सर्व भी तो करें उस सोसाइटी को। मसलन जॉब्स प्रोवाइड करें बच्चों, जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है बच्चों। ठीक है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
ठीक है, उसमें इवन आप वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सोशल के जरा एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर होगा कि वहां पर आप स्कूल्स बना दें, हॉस्पिटल्स बना दें, अपने एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए स्कूल हॉस्पिटल्स बना दें बच्चों, दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट दें, स्टैंडर्ड से भी ज्यादा अच्छी दे दें, तो दैट इज अ सोशल। एक है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, कि वेस्ट को प्रॉपर रिसाइकिल करें बच्चों, वेस्ट को प्रॉपर रिसाइकिल करें बच्चों, डन। इसी तरीके से इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें बच्चों, जो वेस्टेजेस हैं बच्चों उनको रिफाइन करें बच्चों, उनको इस आउटपुट को जनाब किसी यूजेबल काम में लेके आए बच्चों। ओके, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा ब्रीफ सी बता रहा हूँ, बड़ा ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। अगर कोई कंपनी अपनी सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट मीन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों। कॉर्पोरेट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। जिस तरह मैं और आप सोसाइटी का पार्ट है, इसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आर्टिफिशियली दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये पार्ट सोसाइटी को अफेक्ट भी करते हैं, सोसाइटी से अफेक्ट भी हो सकते हैं बच्चों। तो यस, जिस तरह से एज अ, इसके लिए लफ्ज यूज होता है कॉर्पोरेट सिटीजन, जैसे हम इस बेसिकली क्या है, या वी आर द सिटीजन, सही है जनाब, वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसी तरह एक लफ्ज यूज होता है कॉर्पोरेट सिटीजन, क्या ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, they have certain rights and they have certain obligation, they have certain responsibilities। जैसे मैं कह रहा हूँ जॉब्स प्रोवाइड करें, वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर करें बच्चों, पोल्यूशन को कंट्रोल करें, दैट इज CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, डन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही होंगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल होंगी बच्चों। ओके करें बच्चों, ठीक है बच्चों, डन। ओके करें बच्चों प्लीज, बात अगर समझ आ रही है। अब बच्चों पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वो कहते हैं जनाब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, वो कहते हैं जी बनाते हैं। उसमें क्या बनाते हो आप, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं, यानी कंपनी की फाइनेंशियल मैटर्स को बताते हैं। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। उसके बाद वो कहते हैं कि CSR को फुलफिल करना, ऑर्गेनाइजेशंस को CSR फुलफिल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए बच्चों। जवाब दें, आप बोलें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो वो कहते हैं भाई साहब जिस तरह आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, इसी तरह आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी तो एक रिपोर्ट दो ना। जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप इशू करते हो, रिपोर्ट करते हो टू द शेयर होल्डर्स, टू द स्टेक होल्डर्स, इसी तरीके से आप उसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर, उसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर आप किसको रिपोर्ट करो बच्चों, एक जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी तरह एक स्टेटमेंट या एक रिपोर्ट किस चीज के ऊपर हो बच्चों, बोले। एक स्टेटमेंट, एक रिपोर्ट किस चीज के ऊपर हो, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी हो, CSR के ऊपर भी, कि हमारी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और इनको हमने इस तरीके से फुलफिल किया, ये टारगेट्स हमने रखे थे, ये इस तरह से अचीव किया। और भाई बताएं ना। और आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, इसका ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा जबरदस्त बेनिफिट होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि CSR को मीट करने के लिए आपको सिर्फ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी बच्चों। कॉस्ट इनकर करेंगे तो मार्केट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इंप्रूव कर जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंस बेहतर हो जाएगी, एक लॉयल्टी क्रिएट हो जाएगी कस्टमर की, सप्लायर की, आम सिटीजन की बच्चों। तो भाई ये तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जॉब क्रिएट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है सोसाइटी को बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों यूं आपकी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, आपका मार्केट में शेयर बढ़ जाता है बच्चों की, ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों। डन बच्चों। तो यूं आपकी मार्केट में जब शेयर बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है बच्चों, तो फिर डिविडेंड भी तो शेयर होल्डर्स को ज्यादा जाता है। तो बच्चों अगर आप CSR को मीट करने के लिए, ठीक है, कुछ कॉस्ट इनकर करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर करते हैं, यूजर्स को अवेयर करते हैं बच्चों, रिपोर्ट जैसे फाइनेंशियल कंपनी की परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में अवेयरनेस देती है, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रिपोर्ट जो है सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयरनेस देती है। तो उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स
जो ऑर्गेनाइजेशन या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां सस्टेनेबिलिटी, एथिकल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट हो रही होगी, तो इस कंपनी को एडवांटेज मिल जाएगा बच्चों। तो मैंने बताया शेयर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा, और इसको पता है क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल CSR डिविडेंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविडेंड। क्या आपके मार्केट में प्रॉफिट शेयर बढ़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई? डन जी। तो सिर्फ कॉस्ट इनकर करने का नाम नहीं है, इससे फायदा भी होता है ऑर्गेनाइजेशन को। डन जी। अगर मैं सस्टेनेबिलिटी पे और थोड़ी सी बात करूं, सस्टेनेबिलिटी को कहते हैं जनाब कि आप कुछ ऐसा करके जाएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे लंबे अरसे तक, और इसका बेनिफिट आज के लोगों को ना हो, बल्कि आने वाली जनरेशंस को, आने वाली नस्लों को भी इसका फायदा हो। अगर आप ऐसे मेजर्स ले रहे हैं तो वो मेजर्स सस्टेनेबल कहलाएंगे। वो ट्रू डेफिनेशन है सस्टेनेबिलिटी। Not only protect the interest of current stakeholder but also protect the interest of a future stakeholders. ओके करें बच्चों? ठीक है बच्चों, बाकी बच्चों कहानी है, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी है। मेन मैंने आपको बता दिया बच्चों, सही है। अब उसने बताया आपको सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, मेरा ख्याल है मैंने आपको ज्यादा बेहतर आपको बता दिया बच्चों सस्टेनेबिलिटी करने के लिए। उसके बाद उसने बोला इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड जॉइंट को कहते हैं, जुड़ा हुआ जनाबिला। तो कहता है इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सिस्टम है, इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सिस्टम है बच्चों, वो क्या है? इंटीग्रेटेड है बच्चों। वहीं से सेल्स की इंफॉर्मेशन, वहीं से परचेज की इंफॉर्मेशन, वहीं से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वहीं से नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसी सिस्टम से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी हो रही होती है बच्चों। उसी सिस्टम से आपको सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के बारे में भी रिपोर्ट, आप डाटा हासिल कर सकते हैं और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। जॉइंट सेट ऑफ एक्टिविटीज, कलेक्टिव सेट ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम बच्चों। डन जी। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स बच्चों। उसने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक फ्रेमवर्क इशू किया हुआ बच्चों, उसको हमने पढ़ना है बच्चों। बोरिंग है थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरीके से एक है की थीम्स एंड कंसिडरेशन ऑन IFAC फ्रेमवर्क ऑन सस्टेनेबिलिटी बच्चों, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो गाइडलाइंस है बच्चों, वो हमें IFAC की तरफ से मौजूद है बच्चों। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होता, कभी कभार 2-4 नंबर की टर्मिनोलॉजीज पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए बच्चों। ले जनाब, तो ये था जनाब हमारे पास चैप्टर नंबर 18 बच्चों। तो मैं शुरू करता हूं बच्चों। सस्टेनेबिलिटी मैंने आपको बता दिया बच्चों, यहां से इसने स्टार्ट किया है किससे? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बच्चों। Integrated report is a concise communication about how organization strategy, governance, performance and prospectus in the context of external environment बच्चों। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या होती है? जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैं, ठीक है, उनको हमने कम्युनिकेट करना होता है कंसाइजली, समराइज के तौर पे, ब्रीफली बच्चों, कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, उनके गवर्नेंस का सिस्टम कैसा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और फ्यूचर में वो क्या करने जा रहे हैं बच्चों। ऐसी रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? जिसमें यानी सारा कुछ बताना है। उसमें आपने CSR का बारे में बताना है। उस रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। उसके लिए मुझे एक बात बताएं, उसके लिए फिर जो बैक सिस्टम चाहिए कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, वो भी कैसा चाहिए? इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए होगा ना बच्चों, वरना इंफॉर्मेशन गैदर करना काफी मुश्किल हो जाएगा बच्चों। ओके करें प्लीज। शाबाश बच्चों। It provides insight about the external environment that affects the organization, capital used affected the organization, and how the organization interact with the external environment, and capitals to create value on short term and medium. यानी point is that कि आपने पूरा सब कुछ रिपोर्ट करना है बच्चों, ठीक है, कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, एनवायरनमेंट को कैसे देते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए हमारा इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है बच्चों। ले जनाब आगे चलता हूं बच्चों। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ठीक है, रिक्वायर प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल सच एज कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन।
यानी सब कुछ कनेक्टेड होना चाहिए बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, और इसके लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए बच्चों। अच्छा जी, एग्जांपल दे रहा वो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग the term capital refers to stock of value that are increased, decreased, transformed through activities of organization. There are different categories of capital in the context of integrated reporting. बच्चों ये थोड़ा सा आपने एग्जांपल 1 को याद कर लेना, ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा बच्चों, ठीक है। एक तो बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कैपिटल बच्चों, जो शेयर होल्डर्स इंजेक्ट करते हैं किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज अ फाइनेंशियल कैपिटल, ठीक है बच्चों, दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल। देखिए एक कैपिटल जो होता है ना, वैसे कह रहा हूं मैं आपको, बंदा क्या कहता है, यही मेरा सरमाया जी, वैसे बात समझाने के लिए कर रहा हूं कि औलाद ही मेरा सरमाया जी। तो बच्चों इसी तरीके से आपका फाइनेंशियल कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल फाइनेंशियल तो है ही है, ठीक है। जो उनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, उनके पास जो एचआर है, उनका जो सीएसआर की सिचुएशन है, कोई उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये सारे का सारा भी तो कैपिटल ही है ना बच्चों। बोले बोले बच्चों, ये भी तो सारे के सारे क्या है, कैपिटल ही है ना बच्चों, दैट एड वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। क्यों जी बोलो जी बच्चों, बोले मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों, बोले ठीक हो गया बच्चों। तो ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज कैसे करती है बच्चों। एचआर लोगों को अगर आप नहीं रोक पाते तो बच्चों, तो ये ह्यूमन कैपिटल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं बच्चों सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या है बच्चों, जिसमें आप इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग करते हैं बच्चों। 3 है, गवर्नेंस तो एक इन्हीं तीनों चीजों को, गवर्नेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कैसा है बच्चों, डन। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बच्चों। बाकी एक उसने जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया बच्चों, GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक्सप्लेन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जिसके अंदर आपने इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स बताने ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, एनवायरमेंट पर, सोसाइटी पर और स्टेक होल्डर्स पे क्या है बच्चों, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बच्चों। इसको आपने अच्छे से बच्चों पढ़ना है बच्चों। ले जी आगे चलते हैं बच्चों। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। बच्चों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्टिंग तो फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर है, जबकि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग तो बता रही है कि कंपनी की इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पैसे कमाना, प्रॉफिट कितना रहा, ये तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात है ना बच्चों, ठीक है बच्चों। इन दोनों में फर्क पता है ना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कुछ और है। GRI एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी उबैद, GRI ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जनाब, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, ये एक एंटिटी का नाम है जिसने सस्टेनेबिलिटी के हवाले से रिपोर्टिंग की है कि सस्टेनेबिलिटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहिए। GRI जैसे आईफैक है ना, इसी तरह GRI भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होती क्या है बच्चों। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब रिलेशनशिप बता रहे हैं बच्चों। देखिए अगर तो इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा ना बच्चों, तो आप जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर रहे हैं बच्चों, इसी तरीके से आपके पास इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सारा डेटाबेस यहां मौजूद होगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा जनाब, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। वही डेफिनेशन दोबारा बताइए बच्चों, ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन क्या करने जा रही है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह की जनाब कैटेगरीज ऑफ कैपिटल होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये कैपिटल कौन कौन से सिर्फ इसके नाम ही लिखे हुए, इससे ज्यादा उसने कोई खास डिस्कस नहीं किया। अब वो बात कर रहा है बच्चों बेनिफिट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करते हैं तो मैं आपको बेनिफिट अभी बता के आ रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ बढ़ जाएगी बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में शेयर बढ़ जाएगा, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाएगी बच्चों, सोसाइटी के साथ अटैचमेंट बढ़ जाएगी बच्चों, ठीक है। आपके खिलाफ गवर्नमेंट भी इवन कोई ऐसा एक्शन लेते हुए सोचेगी बच्चों, डन, ठीक है। ये तो एक बेनिफिट हो गया किसको जनाबिल्ला, कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन को, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। अब ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये बात समझ आ गई है बच्चों
कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके वो तो देखे करनी है, उसके साथ साथ अगर आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करते हैं ना बच्चों, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सकते हो, अपनी लॉयल्टी अटैच करें ना बच्चों स्टेक होल्डर्स के साथ। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बच्चों, कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फुलफिल करेंगे तो उसका फायदा ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये उसने कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं, कुछ बच्चों उसने एक्सटर्नल बेनिफिट्स लिखे हैं जनाब। पहला एक्सटर्नल, ये तो बेनिफिट थे इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन को। नीचे वाले क्या है? नेगेटिव इन्वायरमेंटल सोशल। बच्चों जो आम सोसाइटी के अंदर आपके बारे में नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी जब आप रिपोर्ट करेंगे कि ये हमारी सीएसआर थी और हमने इनको फुलफिल करने के लिए ये रिसोर्सेज एलोकेट किए और हमने इस हद तक फुलफिल किया। तो आपकी जो नेगेटिव, अगर सपोज दैट कोई मार्केट में रिप्यूट थी, वो खत्म हो जाएगी बच्चों। आपकी इंप्रूव हो जाएगी रेपुटेशन, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाएगी, स्टेक होल्डर के साथ अच्छा कनेक्शन हो जाएगा बच्चों, वैल्यू एडिशन हो जाएगी बच्चों, ये मार्केट में शेयर आपका बढ़ जाएगा। डन बच्चों, मेन डिस्कशन बच्चों यही थी सेक्शन 1 की बच्चों, जो मैंने आपके साथ कर ली। ठीक है, मेन बाकी जनाब अल्लाह सारे पढ़ते हैं। सेक्शन 2, 3 को जरा गो थ्रू करना है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें से याद नहीं कर रहा आपने। ठीक है, अब ओवरऑल थीम दे देता हूं बच्चों कि इसमें है क्या। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क है जी, फ्रेमवर्क नंबर 2। IFAC सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क primarily target professional accountant working in commerce, industry, financial service, education and public and non-public sector। ये फ्रेमवर्क लिखने का मकसद है कि उसने किन प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को टारगेट किया बच्चों, जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो अपनी फर्म रन कर रहे हैं, जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और IFAC strongly believe that these professional accountant can influence the way the organization integrate sustainability into। वो कहता है जनाब हम तो अकाउंटेंट बॉडी है ना बच्चों, इंटरनेशनल फेड, वो कहता है हमने फोकस किया है सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क के अंदर किसको, अकाउंटेंट के रोल को। बच्चों अकाउंटेंट हर जगह बैठा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, वो कहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एम्फसाइज करें। क्या एम्फसाइज करें कि जनाब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना चाहिए। और इंश्योर करने के लिए वो कहता है कि जनाब ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन स्टेटमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट अप्रोचेस ऑपरेशंस हैं, जो उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, जो उनकी कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर, इन सारी बातों के अंदर सस्टेनेबिलिटी को भी इनकॉर्पोरेट करवाएं। मिशन में ये नहीं सिर्फ प्रॉफिट कमाना ना हो, CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट करना भी हो बच्चों। कम्युनिकेशन के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन बताना ना हो, बल्कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी हो। स्ट्रेटेजी बनाते वक्त सिर्फ ये नहीं हो कि प्रॉफिट कैसे कमाना है, कोई मशीनें नहीं ऑर्गेनाइजेशन रहे। ठीक है बच्चों, बल्कि ये भी बताना है कि किस तरीके से एनवायरमेंटल सोशल इफेक्ट्स, जो हमारे एडवर्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट है, उसको कम कैसे करना बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। वो कहते हैं अकाउंटेंट ये रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अकाउंटेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बच्चों। ठीक है बच्चों, बोल दें ओके कर देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। काफी देर से सुन रहे हैं आप लोग, ओके शाबाश बच्चों। ठीक है, उसके बाद अब वो बता रहा है कि जनाब अकाउंटेंट को फोकस किया ना IFAC, तो अकाउंटेंट्स को कहेगा कि जनाब आप जहां भी बैठे हैं आप इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन एक कैसा सिस्टम डेवलप करें जिसके अंदर मिशन हो, गोल हो, ऑब्जेक्टिव हो, स्ट्रेटेजी हो, मैनेजमेंट ऑपरेशन, सक्सेस की डेफिनेशन, स्टेक हो, उन सब के अंदर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी कैसी है सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट करना चाहिए बच्चों। ओके करें बच्चों। ठीक है, रोल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट का रोल क्या है, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बच्चों। ठीक है, कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट कैन ब्रॉडली कैटेगराइज एज क्रिएटर, इनेबलर, प्रिजर्वर एंड रिपोर्टर ऑफ द सस्टेनेबल वैल्यू फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं ये एक उनका रोल है कि सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों। एक फाइनेंस फंक्शन तो उनका है ही है, फाइनेंशियल मैटर्स को देखना बच्चों, कोई डेप्थ नहीं याद करनी बच्चों, सिर्फ आपने इनको जनाबिला क्या, अगर इसमें 4 बुलेट्स हैं तो आपको बस इतना देखना है कि अच्छा फाइनेंस फंक्शन है। ठीक है जनाबिला, तो
उसमें क्या रोल होता है बच्चों? although developing sustainable organization multidisciplinary report responsibility, finance function needs to be clear on providing and supporting sustainability leadership for, वो कहता है अकाउंटेंट अपना रोल प्ले करें बच्चों, अकाउंटेंट अपना रोल प्ले करें, बस फाइनेंस फंक्शन से हट के सस्टेनेबिलिटी के अंदर अपना रोल प्ले करें बच्चों, जो मकसद है आईफैक्ट का बच्चों। ओके, these key perspective on key themes on key consideration are explained in next section बच्चों। और उसमें क्या कि जनाब हम ये जी लास्ट सेक्शन है बच्चों, लास्ट सेक्शन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, उसके बाद इसको क्या करेंगे हम एंड करेंगे बच्चों। स्टाइल एक ही है बच्चों, मैं एक किसी पॉइंट को समझाऊंगा बच्चों आपको, ठीक है, बाकी आपको खुद ही समझ आ जाएगी बच्चों। आई फैक्ट का जनाब आपके पास फ्रेमवर्क आ गया बच्चों, सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क 2, और उसके अंदर उसने कुछ चीजें बताई हैं बच्चों। नंबर 1 की थीम्स एंड की कंसिडरेशन, ठीक है बच्चों, कि बैकग्राउंड क्या है और कंसिडरेशन क्या है बच्चों, जिसमें अकाउंटेंट अपना रोल प्ले करे उन कंसिडरेशन को मीट करने में बच्चों। नंबर 1 जी बिजनेस स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, ठीक है जनाब, बिजनेस स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव बच्चों, वो क्या कहते हैं जनाब कि सस्टेनेबिलिटी को आप स्ट्रेटेजिक इशू रखें। Role of leadership and business strategies to promote the integration of sustainability issue at strategic level. स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अगर ये चीज डिस्कस होगी, स्ट्रेटेजिक लेवल इसको इंपॉर्टेंट समझेगा तो फिर उसको फुलफिल करने के लिए कोई ना कोई मेजर्स लेगा, रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा बच्चों। डन। 3.1 में वो क्या कहता है, बिजनेस स्ट्रेटेजिक, इसको स्ट्रेटेजिक लेवल के अगर आप डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सॉरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को बच्चों, ठीक है, तो उसने क्या कहा, सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस केस। बिजनेस केस का मतलब होता है एडवांटेज, बिजनेस केस का मतलब होता है एडवांटेज, बिजनेस केस का मतलब होता है बेनिफिट। अब आपको समझ आ गया होगा डिफाइनिंग सस्टेनेबिलिटी एंड बिजनेस केस, कि भाई साहब इसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा। भाई मैंने तो आपको बता दिया कि डिविडेंड भी बढ़ जाएगा, मार्केट में शेयर भी बढ़ जाएगा, लॉयल्टी भी बढ़ जाएगी, एटसेट्रा बच्चों। डन। तो उसने इसका क्या, एस्टैब्लिशिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन बोथ सोशल एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली वायबल। भाई पैसे होंगे तो चलेंगी, लेकिन साथ में सोशल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है बच्चों। ये पी थीम है बच्चों। और इसमें उसने क्या कहा कि अकाउंटेंट क्या करें, अकाउंटेंट ने किन चीजों को कंसिडर अपने जहन में रखना है। नंबर 1 क्रिएट करे अवेयरनेस, क्लैरिटी ऑन यूज ऑफ बिजनेस केस, वो इसका एडवांटेज बताया बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को बच्चों, ठीक है। फोकस ऑन बिजनेस केस ऑन लिंकिंग सस्टेनेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, बिजनेस केस वाज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड चेंज। मैं फिर कह रहा हूं, वो कहता है इसमें अकाउंटेंट की कंसिडरेशन क्या है कि वो अवेयरनेस दे, इसके एडवांटेजेस बताएं, सही है जनाब, और अगर हम इसे फुलफिल नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन को बताएं कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं बच्चों। तो ये सस्टेनेबिलिटी के की थीम्स और ये बिजनेस केस तक की कंसिडरेशन। विजन एंड लीडरशिप बच्चों, विजन एंड लीडरशिप बच्चों, इसमें उसने क्या कहा कि आप स्ट्रेटेजिक अप्रोच डेवलप करवाएं, वैल्यू गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन, integration to sustainability into organization main objectives बच्चों, managerial and operational structure, deliver vision and strategy, enable accountability and ownership बच्चों, ठीक है। की थीम क्या था, integrated a more sustainable approach into the way organizations will require change and leadership from the, यानी क्या कहते हैं कि अगर सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है तो चेंज किसकी तरफ से आना चाहिए, टॉप की तरफ से आना चाहिए बच्चों। लीडरशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कि यस हमें अपने सिस्टम को चेंज करते हुए सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है। ओके बच्चों, इसी तरह स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है बच्चों, स्टेक होल्डर को आपने की थीम क्या कि कैसे एंगेज करना है और अकाउंटेंट इसके अंदर अपना क्या रोल प्ले कर सकता है, की कंसिडरेशन फॉर अकाउंटेंट बच्चों। इसी तरह गोल्स एंड टारगेट सेटिंग और उसके अंदर अकाउंटेंट की कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो सके, कि गोल सेट करें उनको एम्प्लॉयज के रिवॉर्ड के साथ, इंडिविजुअल के रिवॉर्ड के साथ अटैच कर दें, तो इंडिविजुअल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे बच्चों। इंटीग्रेशन विद रिस्क असेसमेंट बच्चों,
कि जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं बच्चों, सस्टेनेबिलिटी को उससे भी लिंक करें। क्या आप बहुत सारे देखिए मार्केट में शेयर बच गया, कंपनी बंद होने से बच जाएगी, कोई आपके खिलाफ एडवर्स कोई एक्शन लेगा तो आपके साथ स्टेक होल्डर्स खड़े होंगे, सोसाइटी खड़ी होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये 1 बाय 1 उसने यही चीज डिस्कस की गई है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ से। डन जी, आपने इस आखिरी सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं आ रहा उस तरह से एग्जाम में, लेकिन एक दफा पढ़ के अंडरस्टैंड डेवलप कर लेना बच्चों, दैट्स इट बच्चों। मैं पूरी कोशिश की कि आपको जिस हद तक इस बात को समझा सकूं समझा दिया बच्चों। अब आपके पास क्या है जनाब, अब आपके पास बच्चों चैप्टर नंबर 7, इसको आज में पढ़ के खत्म कर लें। जो बात ना समझ आए, कुछ कुछ तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन 1 और 2 को जरा अच्छे से कर लें। फाइनेंशियल कैपिटल के अलावा कौन कौन से कैपिटल उनको याद रख लें। डेफिनेशन मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी वैसे समझा दी है बच्चों। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है समझा दी। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज क्या होता है बच्चों, वो समझा दिया, इंटीग्रेटेड सिस्टम। बाकी जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है सस्टेनेबिलिटी की तरफ आईफैक में, उसमें की थीम और की कंसिडरेशन फॉर अकाउंटेंट है मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से बच्चों। डन हो गया बच्चों, ये था आपका जनाब चैप्टर नंबर 18। यहाँ पर एट फर्स्ट स्टेप हमारा आपके लिए इनिशियली हम कह सकते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, लेकिन अब 17 से चलते हुए बच्चों हम बैकवर्ड जाते जाएंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर वो चीजें कंप्लीट करेंगे जो आपके मेरे एंड पे पेंडिंग है। वो टेस्ट की डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन है, वेरिएंस के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, पहले वो कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इस बार 14 अगस्त भी आ रहा था इसलिए मैंने टेस्ट प्लान नहीं किया, तो मैं इंशाल्लाह कल आपको नेक्स्ट वीक का जो टेस्ट शेड्यूल होगा वो भी शेयर कर दूंगा बच्चों। और उसके अंदर मैं प्राइमरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर 17 को ही टेस्ट का हिस्सा बनाएं, ताकि इसमें रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्टिंग भी कवर हो रही है बच्चों, और आपका ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कवर हो रहा है बच्चों। ठीक हो गया, लेकिन शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। मीनवाइल बच्चों अब आपके पास 4 दिन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करें चैप्टर 17 की, उसके समझ करने वैसे आपके रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्टिंग और पक्का हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।